तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि लूफी अपने गियर 5 का यूज करके सैडन पर जोरदार मुक्के जड़ देता है और एक जोरदार पंच मार के इसे दूर फेंक देता है। और हमने ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के 2 मेंबर्स को भी देखा, सुपरसोनिक, वैन ऊगर और कैटरीना डेवॉन, जिनकी मुलाकात कैरिबू से होती है और कैरिबू इनसे ब्लैक बियर्ड के पास ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। मैं काफी समय से इसका इंतजार कर रहा था कि फाइनली मैं ब्लैक बियर्ड से मिल पाऊंगा। प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे सुनकर टीचर सामा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। पर वैंग इसके ऊपर अपनी बंदूक को तान देता है। मेरे पास सच में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। अभी भी इस दुनिया के अंदर वो एंशिएंट वेपन्स मौजूद है जो कि गॉड्स के नामों के ऊपर रखे गए थे, जैसे कि पोसाइडन जो कि प्रिंसेस सिराओशी के रूप में है और प्लूटोन जो कि वानो कंट्री के नीचे दबा हुआ है। और इन एंशिएंट वेपन्स की ताकत इतनी ज्यादा होती है, इनका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को ही खत्म किया जा सकता है। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्ट्रॉ हेड और मुझे मालूम है। मैं ये सारी जानकारी टीचर सामा को देना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। आइलैंड के किनारे के ऊपर सभी पैसिफिस्टास अभी तक नेवी पर हमला कर रहे थे, जिनमें नेवी की शिप्स का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। जिसके बाद वाइस एडमिरल डोबरमैन सभी शिप्स को पीछे हटने के लिए कहता है और उन सभी को पैसिफिस्टास से ना लड़ने का ऑर्डर देता है और बोलता है कि जब तक हम लोग पैसिफिस्टास पर काबू नहीं पा लेते हम एगहेड आइलैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे। और तभी जायंट्स भी इस आइलैंड के ऊपर आ जाते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें होने लगती हैं जिनके बारे में नेवी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इन सारी चीजों का जिम्मेदार ये लोग वेगापंक को ठहरा देते हैं, क्योंकि वेगापंक ने एक पायरेट के हाथ में इतने सारे पैसिफिस्टास की लगाम थमा दी है, जो कि और कोई नहीं बल्कि बोनी है। और इस जंग में सारी चीजों को अपनी तरफ करने के लिए इन लोगों को सबसे पहले पैसिफिस्टास पर काबू करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले ये लोग बोनी को एलिमिनेट करने का फैसला करते हैं और सभी वाइस एडमिरल्स को बोनी के पीछे जाने का ऑर्डर दे देते हैं, जो कि इस वक्त नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की तरफ आगे बढ़ रही है। फ्रैंकी और एटलेस के साथ वाइस एडमिरल टोसा बोनी और इन सभी का पीछा करने लगता है। फ्रैंकी की नजर इस पर पड़ जाती है और अपने रॉकेट का यूज करके इससे दूर भागने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वाइस एडमिरल टोसा पेड़ों को तोड़ते हुए इनकी तरफ आगे बढ़ता हुआ आ ही रहा होता है और फ्रैंकी के इतने ज्यादा करीब आ जाता है कि इन पर हमला करके इन्हें पकड़ने ही वाला होता है। ये तभी ब्रोगी यहाँ पर आ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी का यूज करके टोसा को घायल कर देता है। ये सारी चीजें देखकर हमारे साथी भी शॉक्ड रह जाते हैं। ये चल क्या रहा है? क्योंकि ये लोग अपनी आंखों के सामने पहली बार जायंट्स को देख रहे थे। बोनी की बुरी तरह से हालत खराब हो जाती है और इसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। आकी और जायंट अथी की कर दिया। और क्योंकि फ्रैंकी लिटिल गार्डन आर्क के बाद में स्ट्रॉ हेड्स में शामिल हुआ था, इसलिए इसे डॉरी और ब्रॉगी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और इसे समझ में नहीं आता है कि जायंट्स यहाँ पर इनकी हेल्प करने क्यों आए हैं। हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए हैं। पर पाजी लूफी साडा कैप्टन आ, तुसी ओदे खिलाफ क्यों लड़दे आ? पूरे बेवकूफ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम मेरे बाप के वॉरियर से। और अगर तुम लोग लूफी के दोस्त हो तो हमें किसी भी हालत में तुम्हारी भी रक्षा करनी होगी। तुसी साडे साथी आ, ओ बल्ले ओ शाबाश है। और तभी आसपास बहुत सारे जायंट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये सभी लोग डरने लगते हैं। लूफी, सांची और वेगापंक अभी भी आइलैंड के सेंटर में हैं। प्लीज जाकर उनकी रक्षा कीजिए। जरूर, हम ऐसा जरूर करेंगे। और अपने क्रू मेंबर को फ्रैंकी और इन सभी को इनकी शिप की तरफ ले जाने का ऑर्डर दे देता है और फ्रैंकी को भी भरोसा हो जाता है कि शायद से ये दोनों ही वो जायंट्स हैं जिन्हें उसॉप इतने समय से अपना मास्टर कहा करता था। मरीन्स को भी समझ में आ जाता है कि टोसा यहाँ पर बोनी का पीछा करते हुए या तो मारा जा चुका है या फिर उसे जायंट्स ने टपका दिया है। जिसके बाद वाइस एडमिरल ब्लूग्रास समुद्र के रास्ते से इन सभी पर हमला करने के बारे में प्लान करती है, जिसमें इसका साथ देने के लिए वाइस एडमिरल डॉल भी आ जाती है। क्या तुम्हें जायंट्स के साथ लड़ने का कोई एक्सपीरियंस है क्या? हाँ, 2 सदियों पहले मेरा बॉस एक जायंट ही हुआ करता था। और यहाँ पर ये सोल की बात कर रही होती है, जिसने रॉबिन की ओहारा के अंदर जान बचाई थी। यहाँ पर सैटर्न और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है और वेगापंक इसके सामने घायल पड़ा था। दद्दू ठीक हो अब? ये तो तुम हो। पर वेगापंक की हार्ट बीट लगातार धीमी होती जा रही है और सैटर्न अपनी मॉन्स्टर्स फॉर्म में आकर स्ट्रॉ हेड्स की तरफ आगे बढ़ जाता है और लूफी वेगापंक से कहने लगता है कि अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो प्लीज जल्दी से उठ जाइए। दद्दू आपका बहुत सारा खून बह रहा है, जल्दी उठ जाओ, अगर मैं हिला तो मैं मर जाऊंगा। और इनके जस्ट सामने किजारू भी खड़ा होता है, जो कि अपना सर खुजा रहा था और ये सारी चीजें देखकर परेशान हो जाता है और सांजी किजारू से कहता है तुम्हारा घर जाने का समय आ चुका है, इसलिए हमारे रास्ते में आना बंद कर दो। और सैटर्न यहाँ पर पहुंच चुका है और पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, पर साला है तो मकड़ी ही। यहाँ पर लूफी वेगापंक से प्रॉमिस करता है दद्दू हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हमने आपसे वादा किया था कि साइलेंट से बाहर जाने में आपकी हेल्प करेंगे और मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए बच्चे, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। मैं बोनी को बताना चाहता हूँ कि पैसिफिस्टास की हायर अथॉरिटी की कमांड उसी के हाथों में है, पर मैं इस बात को उसे तब बताना चाहता था जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती, पर अब ये बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। उसकी जिंदगी खतरे में आ चुकी है क्योंकि सभी पैसिफिस्टास वही कंट्रोल कर सकती है, इसलिए प्लीज बोनी की रक्षा करना। तभी सैटर्न का दिमाग खराब हो जाता है और लूफी और वेगापंक की तरफ अपने पॉइजन वाले पंजों से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे पहले कि इसका पंजा इन पर पड़ पाता लूफी इसके हमले को डॉज कर जाता है और सांची वेगापंक को बचा लेता है। जिसके बाद लूफी सैटर्न को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। सांजी दद्दू को यहाँ से लेकर जाओ। ठीक है लूफी। और सांजी वेगापंक को लेकर यहाँ से दूर जाने लगता है और लूफी सैटर्न का ध्यान भटका के रखता है, लेकिन जब सांजी वेगापंक को लेकर यहाँ से दूर जा रहा होता है तभी किजारू इस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सांची के हाथों से वेगापंक नीचे गिर जाता है और किजारू अपनी लेजर बीम का यूज करके वेगापंक की बॉडी के आर पार कर देता है और वेगापंक दद्दू मारे जाते हैं। आरआईपी वेगापंक। ये साला किजारू लाल मरेगा ये भी। सांची जल्दी से वेगापंक को उठाता है और इसकी डेड बॉडी को लेकर दोबारा से भागने लगता है, पर वेगापंक की हार्ट बीट बंद होने लगती है। मुझे माफ कर देना वेगापंक दद्दू। और
किज़ारू दोबारा से सांची के पीछे जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लूफी अपनी एक बहुत ही विशाल फॉर्म में आ जाता है और किज़ारू और सैटन को एक साथ पकड़ लेता है। और वेगापंक अपने आखिरी मोमेंट्स में लूफी की इस जायंट फॉर्म को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी वेगापंक की हार्ट बीट हमेशा के लिए बंद हो जाती है। और जैसे ही वेगापंक की हार्ट बीट बंद हो जाती है, तुरंत इसके बाद वेगापंक का एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज पूरी दुनिया में टेलीकास्ट होना शुरू हो जाता है। दुनिया हेलो, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? हाँ, मैं हूँ एक हम्बल जीनियस साइंटिस्ट वेगापंक, और जिस बात को मैं आप सभी को अब बताने जा रहा हूँ, ये सुन के आप सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे। मैं आप सभी को इस दुनिया की सच्चाई के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे ही पूरी दुनिया के कानों में वेगापंक की आवाज गिरती है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा साइंटिस्ट हमसे क्या बताना चाहता है भाई, और ये कौन सी सच्चाई है जो कि सरकार हमसे अब तक छुपा कर रखी है। नेवी सोल्जर्स इस ब्रॉडकास्ट को बंद करने की कोशिश करते हैं, पर इतनी आसानी से कहां भाई, ऐसे ही थोड़ी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है। लूफी जब वेगापंक की आवाज को सुनता है तो इसे लगता है कि वेगापंक सही सलामत है, पर इसकी गलतफहमी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। जिसके बाद लूफी किज़ारू और सैटन को पकड़कर बुरी तरह से धोने लगता है। इस मैसेज के अंदर हम शाका को भी देखते हैं, जो कि वेगापंक से कहता है, सर जी, हम जिस मैसेज को पूरी दुनिया को देने वाले हैं, ये पूरी दुनिया को पता चलना बहुत ही जरूरी है। चिंता मत करो, जैसे ही एक खबर बाहर जाएगी तो पूरी दुनिया में ये खबर अपने आप ही फैल जाएगी। पर सर जी, अगर हम लोग उनके भरोसे बैठे रहे तो वो लोग हमारी बात को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसे पूरी दुनिया के सामने रख देंगे, जिसकी वजह से असली सच्चाई किसी के भी सामने नहीं आ पाएगी। मुझे लगता है कि हमें नेवी के ब्रांचेस का यूज करना चाहिए और इस मैसेज को इसे मेंटल वेव्स में बदलकर पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करेंगे पूरी ताकत के साथ। और सभी नेवी ऑफिसर्स चाहकर भी इस मैसेज को स्टॉप नहीं कर पा रहे होते हैं, और सिर्फ ट्रांसपॉन्डर्स नील्स के जरिए ही नहीं, यहाँ तक कि सांजी इस मैसेज को अपने हेडफोन्स में भी सुन पा रहा होता है। ये सभी लोग ऑडियो को सुन पाते हैं, पर वीडियो ट्रांसपॉन्डर्स नील्स को सेटअप करने के लिए अभी इन्हें कुछ समय लगेगा। इसलिए वेगापंक कहता है कि हमें अभी 1 घंटा और वेट करना चाहिए। और तभी वेगापंक शाका से कहता है कि 1 घंटा तो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। जो लोग इस ब्रॉडकास्ट से खुश नहीं होंगे वो सभी लोग इसे रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। और यहाँ पर नामी और उसप समझ नहीं पा रहे होते हैं, ये वेगापंक और शाका तो मर चुके हैं ना, तो उनकी आवाज आ कहाँ से रही है? उसप, तुमने सही कहा, ये आवाज आ कहाँ से रही है? उस वेगापंक को हम इतनी मुश्किल से यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोगों को वीडियो कॉल करना चाहता है। वो बुढ़ा कहीं का, पागल कहीं का। और तभी चॉपर एडिसन से पूछता है कि भाई शाका तो मर चुका था ना, तो उसकी आवाज कहाँ से आ रही है? क्या वो अभी भी जिंदा है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं शेना क्या करने के चक्कर में है। यहाँ पर डोरी और ब्रॉगी जंगल में भागते हुए लूफी की तरफ पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। डोरी, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। रास्ते में कुछ नेवी ऑफिसर्स इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और इन सभी पर हमला भी कर देते हैं, पर इस फायरिंग में इन्हें एक खरोंच तक नहीं आती है और अपने हथियारों से इन सभी नेवी ऑफिसर्स पर हमला करके इनका कचुम्बर बना देते हैं। यहाँ पर वेगापंक मैसेज में पूरी दुनिया को बताता है, ठीक है, 10 मिनट का टाइम लेते हैं, सभी लोग इस ब्रॉडकास्ट की तैयारी कर लो। और लूफी को ऐसा लग रहा था कि वेगापंक और शाका अभी भी जिंदा है, इसलिए आराम से सैटन और किज़ारू से निपट सकता है। वेगापंक का ये ब्रॉडकास्ट होली लैंड ऑफ मैरी जॉयस में भी ब्रॉडकास्ट हो जाता है और सभी 5 एल्डर्स, हालांकि इनमें से 5वां यानी कि सैटन अभी एगहेड आइलैंड में है, ये चारों सैटन से पूछते हैं, सैटन, ये चल क्यों रहा है? वेगापंक को क्या हुआ? और सैटन इन्हें बताता है कि किज़ारू ने वेगापंक को मार दिया है और उसने खुद उसे मरते हुए देखा है। उस बुड्ढे ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना रखा होगा कि जैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी, ये मैसेज ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। और इन सभी को ये भी मालूम नहीं होता है कि वेगापंक पूरी दुनिया को बताने के वाला है, इसलिए इन लोगों को सबसे पहले इस ब्रॉडकास्ट का सोर्स ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि एगहेड के अंदर ही लेबोफेस के अंदर कहीं पर छुपा रखा होगा वेगापंक ने, जो कि इस वक्त बैरियर के द्वारा प्रोटेक्टेड होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो काफी बड़ी समस्या हो जाएगी। ड्रेसरोसा के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर वेगापंक पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, जिसके लिए ड्रेसरोसा के लोग वीडियो ट्रांसपॉन्डर स्नेल्स को सेटअप कर देते हैं। रेबेका भी इस ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए यहाँ पर आ जाती है। साथ ही साथ हमारे छोटे नन्हे सोल्जर्स लियो और कब को भी देखते हैं और लियो रेबेका से पूछता है, रेबेका, क्या ये वेगापंक वही है जिसे कि लूफी लैंड ने हॉस्टेज बना के रखा हुआ था? नहीं लियो, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सरकार के द्वारा फैलाया गया एक झूठ है। लूफी ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुमने सही कहा। और केरोस भी कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर वेगापंक ये सब कुछ अपनी फ्री विल से कर रहा है। पर वेगापंक दुनिया को कौन सी सच्चाई बताने वाला है? वो किस बारे में बात कर रहा है? बच्चे, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। यहाँ ईस्ट ब्लू विंड मिल विलेज के अंदर लूफी के गांव के लोग इस मैसेज को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इन सभी को ऐसा लगता है कि इसमें लूफी का ही कुछ किया धरा है। पर क्योंकि इन सभी के पास वीडियो ट्रांसपॉन्डर स्नील को अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते हैं, तो इस मैसेज की ऑडियो को सुन के ही काम चलाने के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर ग्रैंड लाइन के वाटर 7 में आइसबर्ग की इस मैसेज को सुनकर ही आधी रात को नींद खराब हो जाती है और जल्दी से अपने एक असिस्टेंट को कॉल लगा के उसे वीडियो ट्रांसपॉन्डर स्नील को सेटअप करने के लिए कहता है। पर इसकी असिस्टेंट काफी ज्यादा स्मार्ट होती है और इसने इसके बोलने से पहले ही वीडियो ट्रांसपॉन्डर स्नेल्स को सेटअप कर दिया है। और यहाँ मॉर्गन की शिप के ऊपर वपूल इस बात को समझ नहीं पा रहा होता है कि नेवी की टेक्नोलॉजी का यूज करके इस मैसेज को एक इंडिपेंडेंट सिग्नल बना के कैसे ब्रॉडकास्ट कर रहा है। और विवी को लूफी की चिंता होने लगती है। लूफी और बाकी सभी लोग कहाँ पर हैं? वो इसमें दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो मारे गए? और मॉर्गन इन्हें समझाता है, इस मैसेज के अंदर वेगापंक की पीछे वाली वो घड़ी पर ध्यान दो, वो टाइम इस वक्त एगहेड आइलैंड के ऊपर नहीं है, जिसका मतलब है कि ये फुटेज प्री रिकॉर्डेड है, जिसे कि अब बाद में टेलीकास्ट किया जा रहा है। और क्योंकि एगहेड आइलैंड के ऊपर बस्टर कॉल को एक्टिवेट कर दिया गया है, तो वो एगहेड आइलैंड तो पूरी तरह से अभी तक डिस्ट्रॉय भी हो चुका होगा। और मॉर्गन इस सारी स्टोरी को न्यूज़पेपर में छापने के बारे में सोचता है। लूफी सान, प्लीज मरिएगा मत, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जिंदा रहना होगा। वेस्ट ब्लू में भी सभी लोग तैयार हो जाते हैं।
वेगापंक के इस मैसेज को सुनने के लिए और वेस्ट ब्लू के सभी लोग वेगापंक के इस एप्पल वाले एंटीने को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ये इंसान जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग है, जो कि इस दुनिया में रोशनी लेकर आया, ये हमें क्या बताना चाहता है? साउथ ब्लू में ये सभी लोग सोच रहे होते हैं कि हो सकता है कि वेगापंक पूरी दुनिया के सामने अपना एक बहुत बड़ा आविष्कार दिखाने वाला है। कामाबाका किंगडम के अंदर रेवोल्यूशनरी आर्मी भी वेगापंक के इस मैसेज को सुनते हैं और इवांकोव कहने लगता है ये वेगापंक का बच्चा करके रहा है। और ये क्या, इसने अपना सर ही काट लिया है? और कोआला कहने लगती है कि पूरी दुनिया में इसके सैटेलाइट्स होने का जो र्यूमर था वो शायद से सच है। और साबो ड्रैगन से पूछता है, ड्रैगन क्या वेगापंक सच में पूरी दुनिया का राज बताने वाला है? और वेगापंक को शाका के साथ हुई अपनी एक बातचीत याद आती है जिसमें शाका इसे बताता है, ड्रैगन मैं बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ। एगहेड आइलैंड के ऊपर हम एक जायंट को देखते हैं जो कि बोनी, फ्रैंकी, कुमा और एटलस को अपनी शिप के ऊपर लेकर जा रहा होता है ब्रॉगी के कहने पर। और अपने सामने एक बहुत विशाल शिप को देखते हैं जिसका नाम है द ग्रेट एरिक। और क्योंकि ये एक जायंट्स की शिप है तो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। चारों एल्डर्स टेंशन में बैठे होते हैं। टेंशन तो होगी ही भाई, इनका भांडा जो फूटने वाला है, इनके सारे कुकर्म सामने आएंगे। अब यहाँ पर लूफी अकेले ही किजारू और सैटन को दबोच के रखा हुआ था। जब तक मेरे सारे दोस्त यहाँ से नहीं निकल जाते तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते, समझ गए ना? और दोनों को पकड़ के इन दोनों का कचुम्बर निकाल देता है एक बहुत ही खतरनाक थप्पड़ मार के। डॉन सिंबल दोनों की बैंड बज जाती है और दोनों को पकड़ के काफी दूर फेंक देता है। एक नेवी सोल्जर इन दोनों को उड़ते हुए देखता है, ये क्या उड़ रहा है? कुछ उड़ रहा है। और किजारू सीधा नेवी की शिप के ऊपर जाकर टकरा जाता है और इस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन सैटन खुद को दोबारा से कंट्रोल कर लेता है और लूफी के पीछे जाकर इस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। भाई पूरा ढीठ है ये बंदा। और किजारू उस मोमेंट को याद करके बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है जब इसने वेगापंक की जान ली थी। अब क्या फायदा भाई, अब तो मार दिया इसने। यहाँ पर सैटन लूफी के पीछे पड़ जाता है और वो चारों एल्डर्स सैटन से कांटेक्ट करके इससे कहते हैं, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है सैटन, हमें वेगापंक के इस मैसेज को रोकना होगा। हम उसे खुल के बोलने नहीं दे सकते हैं वरना हमारा भांडा फूट जाएगा। और तभी अचानक से सैटन लूफी का पीछा करना बंद कर देता है और बाकी के चारों एल्डर्स को समन करने के लिए तैयारी करने लगता है। जिसके बाद हम उसी सर्कुलर पैटर्न को देखते हैं जो कि तब अपीयर हुआ था जब सैटन एगहेड आइलैंड पर एंटर किया था। होली लैंड ऑफ मैरी जॉयस के अंदर इन चारों के सामने भी ये सर्कल अपीयर हो जाता है और ये सर्कल एक तरह का समनिंग जुत्सु होता है जैसे कि हमने नारुतो में देखा था। और गाइस नारुतो से याद आया, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बोरुतो के आगे के पार्ट्स को एक्सप्लेन करूं तो प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चारों एल्डर्स इस सर्कल के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और ये चारों भी एगहेड आइलैंड के ऊपर आने लगते हैं। मौसम अचानक से बिगड़ जाता है और ठीक उसी तरह से बिजली गिरने लगती है जब सैटन इस आइलैंड पर आया था। सांची इसे देखकर शॉक्ड रह जाता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जब वो मकड़ी आइलैंड पर आई थी। पूरे एगहेड आइलैंड के ऊपर बिजलियां गिरने लगती हैं। काफी तेज तूफान भी आ चुका था। इसे देखकर मरीन्स भी हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने सैटन जामा के एगहेड आइलैंड में एंटर करते हुए देखा था। और सभी जायंट्स मरीन की शिप्स को डिस्ट्रॉय करने में लगे होते हैं। साथ ही साथ डोरी और ब्रॉगी लूफी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। पर यहाँ पर लूफी जो कि अभी सैटन का सामना कर रहा था, लूफी देखता है कि इसके आसपास बहुत ही खतरनाक तूफान और बिजलियों की स्ट्राइक्स हो रही हैं और 4 और सर्कल्स अपीयर हो चुके हैं। सांजी ये सारी चीजें देख रहा होता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे जल्दी करनी होगी, नामी सान को बताना होगा। और वेगापंक का ब्रॉडकास्ट जो कि चल रहा होता है, इसमें शाका वेगापंक से कहता है, सर जी मैसेज को शुरू करने में अभी 7 मिनट और बचे हुए हैं। और लूफी देखता है कि सैटन के आसपास बाकी के एल्डर्स भी आ चुके हैं। इसे देखकर लूफी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। अरे यार तुम तो 5 हो गए, अब इन 5 से लड़ना पड़ेगा। और लूफी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। और इतनी ज्यादा खतरनाक प्रेजेंस और हाकी आज तक लूफी ने कभी भी फील नहीं की थी। और लूफी के सामने 5 के 5 एल्डर्स आकर खड़े हो जाते हैं, वो भी अपनी खतरनाक फॉर्म में। सेंट जुपिटर जो कि एक सैंड वॉर्म की फॉर्म में होता है, सेंट ईथन बैरन जो कि बाकोत्सु के रूप में था, यह हड्डी का ढांचा, सेंट टोपमैन वर्करी जो कि फैंक्सी बना था, और सेंट मार्कस मार्स इट्सुमेड जो कि एक मिथिकल क्रीचर है, इसकी फॉर्म ले लेता है, और सैटन जगार्सिया जिसकी मकड़ी का नाम है क्यूकी। और ये 5 लूफी के साथ लड़ने वाले हैं जो कि अपनी सन गॉड नीका की फॉर्म में होता है। ये 5 बुड्ढे मिलकर लूफी पर हमला करना शुरू करते हैं, पर लूफी इनके हर एक हमले से डॉज करता जा रहा था और बस आगे बढ़ रहा था। और 5 मिलकर एक काफी ज्यादा खतरनाक टीम बना लेते हैं। और सदियों के बाद ऐसा हुआ है कि 5 एल्डर्स किसी एक सिंगल एनिमी के खिलाफ अपनी असली फॉर्म में बैटलफील्ड में उतरे हैं। अब इन सभी में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और लूफी सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लूफी एक गहरी सांस लेता है और एक जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने साइज को बहुत ही बड़ा कर लेता है। पर सैटन अपनी हाकी का यूज करके लूफी पर हमला करता है और इसे तवे की तरह चपटा कर देता है। और ईथन बैरन लूफी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लूफी इसे डॉज कर जाता है। पर इसका टारगेट लूफी था ही नहीं, क्योंकि इस वक्त नेवी पैसिफिस्तास पर काबू करना चाहती है, क्योंकि सारे पैसिफिस्तास एक एक करके सभी नेवी शिप्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। जिसके बाद ईथन बैरन पैसिफिस्तास पर हमला करना शुरू कर देता है और इन सभी को रोकने लगता है। किसी भी मरीन ऑफिसर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि खुद साक्षात ईथन बैरन यहाँ पर मैदानी जंग में आ चुका है। इन सभी को बस ऐसा दिख रहा था कि सभी पैसिफिस्तास अचानक से ही गायब होते जा रहे हैं। और इसी सुपर फास्ट स्पीड का यूज करके ईथन बैरन अपनी कितेत्सु स्वॉर्ड का यूज करके सभी पैसिफिस्तास पर हमला करके इन्हें जमा देता है, जिसकी वजह से सभी पैसिफिस्तास बंद हो जाते हैं। सेंट मार्स भी अपने पंखों का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है और इस पर हवा की झोंकों से हमला करता है। और सांजी ये सारी बातें नामी को बताने लगता है। नामी सुनिए, रॉबिन चान
मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब तुम्हें कैसे बताऊं, पर जल्दी यहाँ से निकलने की तैयारी शुरू करो। यहाँ मरीन के डॉक्टर्स पैसिफिस्तास को चेक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि पैसिफिस्तास पर जो हमला हुआ है इसकी वजह से इनके ब्रेन सर्किट्स पूरी तरह से फ्रोजन हो चुके हैं, यानी कि जम चुके हैं। इसी वजह से शट डाउन हो चुके हैं। सांची चल क्या रहा है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नामी सुनिए, आप जहाँ पर भी हो जल्दी वहाँ से निकलिए। एक मॉन्स्टर सीधा आपकी तरफ ऊपर आ रहा है, जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाइए। पर सांची अभी हम नहीं निकल सकते, सभी लोग यहाँ पर नहीं हैं। पर इससे पहले कि नामी कुछ आगे बोल पाती, इन्हें कुछ आवाज आती है। ये क्या है? कुछ हो रहा है। और ये बड़ी सी चीज इनकी शिप होती है जिसके ऊपर लिलित और ब्रूक सवार होते हैं। अभी ढक्कन हड्डी के ढांचे रोक इसे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे शिप को यहाँ पर लेकर आने का ऑर्डर मिला था जो कि मैंने पूरा करा। और थाउजेंड सनी हमारे साथियों के ऊपर आकर गिरने वाली है और लूफी अकेले ही सभी 5 एल्डर्स के साथ लड़ रहा होता है। सैटर्न अपने नुकीले पंजों का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है, पर लूफी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके इसके सभी हमलों को डॉज करता जाता है। पर सेंट जुपिटर जो कि एक बड़ा सा सैंड वॉर्म है, लूफी के नीचे की जमीन को फाड़कर लूफी को निगल जाता है। और सेंट ईथन बैरन पैसिफिस्तास पर हमला कंटिन्यू रखता है और सेंट मार्स लेबोफेज के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, पर ऐसा करने से सीधा लेबोफेज के बैरियर से जाकर टकरा जाता है। और तभी उसॉप सांजी को कांटेक्ट करके बताता है, सांजी लिलित और ब्रूक यहाँ पर आ चुके हैं। शुक्रिया शुक्रिया उसॉप, मैंने इसको रोक दिया। साले क्रेडिट चोर, उसॉप ने रोकी है ये शिप। दरअसल सनी को रोकने के लिए उसॉप ने अपने ग्रीन स्टार बैम्बो सीड का यूज किया था और शिप को टक्कर होने से पहले ही रोक देता है। और उसॉप सांजी को बताता है, सांजी हम तो यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं, पर जोरो और जिम्बे अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। ये छोटी बच्ची, इसकी दिक्कत क्या है? ये अभी तक लड़ रहा है। जिम्बे हेलो, वहाँ पर चल क्या रहा है? और जिम्बे सांजी को बताता है और बोलता है कि सांजी तुम फिक्र मत करो, मैं जोरो को लेकर आता हूँ। और जोरो और लूची की फाइट एक काफी ज्यादा सीरियस मोड पर चल रही थी और दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने सबसे खतरनाक अटैक का यूज करके हमला कर देते हैं। पर जैसे ही एक दूसरे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी इन्हें एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल हाकी की प्रेजेंस सेंस हो जाती है। इसे महसूस कर दोनों हैरान रह जाते हैं, पर इसे इग्नोर करके दोनों दोबारा से एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर तभी दोबारा से उस हाकी की वजह से रुक जाते हैं। शर्त लगा के कह सकता हूँ, तुमने भी उस हाकी को महसूस किया। ये तो पूरे आइलैंड से ही आ रही है। खैर मैं तुम्हें जाना नहीं दूंगा। और दोनों दोबारा से हमला करना शुरू कर देते हैं और जिम्बे जल्दी से जोरो के पास पहुंच जाता है और ये देखकर हैरान रह जाता है। ये जोरो अभी भी लूची के साथ लड़ रहा है। ये छोटी बच्ची हमें मुसीबत में डाल देगी। और डायरेक्ट जोरो को कांटेक्ट करके इसे गालियां देता है कि चले भाई साले डेडवेट जल्दी चल। और ये सुनकर जोरो गुस्से में आ जाता है और अपना सारा गुस्सा लूची पर उतार देता है। अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल वो वास और हंट का यूज करके लूची को बुरी तरह से घायल कर देता है। यहाँ पर लूफी को सेंट जुपिटर ने निगल लिया था और इससे पहले कि ये बंदा अपना मुंह बंद कर पाता, लूफी आखिरी समय पर इसके मुंह से बाहर निकल जाता है। पर लूफी के बाहर आते ही सैटर्न लूफी को अपने पंजों से पकड़ लेता है और इसे गोल गोल घुमाने लगता है। और सेंट टॉपमैन वर्करी अपने इस बड़े से सर को लूफी के अंदर घुसा देता है और एक जोरदार टक्कर मारता है, जिसकी वजह से लूफी बेहोश हो जाता है। और इसका फायदा उठाकर सेंट जुपिटर दोबारा से लूफी को निगल जाता है। लेकिन तभी डॉरी और ब्रॉगी यहाँ पर आ जाते हैं ऐसी अंधेरी जगह हमारे लूफी कैप्टन को सूट नहीं करती है। और दोनों आगे बढ़ते हैं 5 एल्डर्स के साथ लड़ने के लिए। इन्हें रोकने के लिए सैटर्न और वर्करी आगे आते तो हैं, पर दोनों को डॉरी और ब्रॉगी बहुत ही आसानी से पकड़कर एक दूसरे से टकरा देते हैं और इन्हें बुरी तरह से घायल करके साइड में फेंक देते हैं। जिसके बाद बारी आती है सेंट जुपिटर की और डॉरी और ब्रॉगी अपने खतरनाक वेपन्स का यूज करके इस पर हमला करके इसे बीच में से काट देते हैं और इसके अंदर से लूफी को बाहर निकाल देते हैं। अरे ये तो तुम ही हो जायंट ओल्ड मैन, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। और गाइस लूफी डॉरी और ब्रॉगी से पूरे 2 सालों के बाद मिल रहा है। लेबोफेज के अंदर सेंट मार्स किसी तरह से बैरियर को चीरते हुए लेबोफेज के अंदर आ जाता है। ये देखकर जिम्बे काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि इसकी हाकी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और जल्दी से जोरो के पास जाता है इसे यहाँ से लेकर जाने के लिए। पर हम देखते हैं कि लूची ये ढीठ अभी तक हार नहीं माना है, पर जोरो के आखिरी हमले की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है, पर अभी भी हार नहीं मानता है। सांजी जिम्बे से कांटेक्ट करता है, जिम्बे उस बेवकूफ को लेकर वहाँ से निकले कि नहीं। पर तेंदुआ दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जोरो इससे पहले कि इस पर हमला कर पाता जिम्बे इसे पकड़ लेता है और बोलता है साले छोटी बच्ची तू जीत गया, अब बस कर। और जिम्बे अपने फिशमैन कराटे से 5000 ब्रेक का यूज करके लूची पर हमला करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है और इसका फायदा उठाकर जिम्बे जोरो को लेकर यहाँ से निकल जाता है। और तभी सेंट मार्स लूची के सामने आ जाता है और मार्स की इस भयानक फॉर्म को देखकर लूची हैरान रह जाता है। जोरो भी इसे देखकर हैरान रह जाता है। अबे है क्या चीज? बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर कंट्रोल रूम के अंदर अभी भी कैप्चर्ड है और जो 2 आदमी तुम्हारी आंखों के सामने से अभी गए हैं वो है रोरोनोआ, जोरो और जिम्बे। और उन्हीं में से ही 5 स्ट्रॉइड्स वेगापंक के 2 क्लोन्स के साथ मिलकर लेबोफेज से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर 85 CP0 के एजेंट्स भी हैं जो कि 4 सेराफिम के साथ इस वक्त लैब के बेसमेंट के अंदर हैं। और वेगापंक के ब्रॉडकास्ट को बस 6 मिनट बचे हैं और मार्स सारी इंफॉर्मेशन लेकर लूची को यहीं पर छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। रुका, एक चीज और है, मेरा साथी काकू बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, वो भी इस वक्त कंट्रोल रूम के अंदर है, प्लीज उसे बचा लीजिएगा। कभी कभी कीड़ों को कुचल देना चाहिए ताकि उन्हें शहीदी प्राप्त हो। और ऐसा बोलकर मार्स यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर डॉरी और ब्रॉगी लूफी को पहचान ही नहीं पाते हैं। तुमने एल्बाफ के लेजेंडरी गॉड की अपीयरेंस को कैसे हासिल किया लूफी? क्या ये क्या बोल रहे हो तुम प्यारे भाई? सैटर्न और वर्करी दोबारा से खड़े हो जाते हैं और डॉरी और ब्रॉगी लूफी को बताते हैं कि इनके जैसे बहुत सारे जानवर एल्बाफ के जंगलों में घुमा करते हैं। और लूफी डॉरी और ब्रॉगी से कहता है कि हमें इनके साथ नहीं लड़ना है, हमें बस किसी तरह से इस आइलैंड से बाहर निकलना है। उस सोजी ने हमें बता दिया था, उसने हमसे कहा था कि लूफी से मिलकर उसे आइलैंड के पीछे वाले हिस्से में ले जाना ताकि तुम सभी लोग यहाँ से निकल पाओ। और हमें एगेड आइलैंड की ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर से मिली थी। हमने तुम्हारे बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा और
तुम्हें बचाने के लिए यहाँ के लिए निकल पड़े। उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि तुम एक विलन हो लूफी और तुमने वेगापंक को हॉस्टेज बना लिया है और काफी सारी नेवी की शिप्स ने एगहेड आइलैंड को सराउंड कर रखा है। मैं एक विलन हाँ अच्छा। और ब्रॉगी अपने बड़े से शंख का यूज करके अपने सभी साथियों को बता देता है कि इन्हें लूफी मिल चुका है और अब ये सभी लोग इस आइलैंड से एस्केप करके वापस से अपनी शिप के ऊपर जा सकते हैं। और इस शंख की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि नेवी की सभी शिप्स भी हिलने लगती हैं। सभी जायंट्स दोबारा से अपनी शिप की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। पर तभी टॉपमैन वर्करी खड़ा हो चुका है, ये सुअर का बच्चा, और बोलता है कि क्या ये सिग्नल सभी को ये बताने के लिए था कि यहाँ से एस्केप करना है? अगर ऐसा है तो ये सही नहीं हुआ। हमें जल्द ही सभी को एक अलार्म देना होगा ताकि सभी को एक वार्निंग मिल जाए कि यहाँ से एस्केप मत करो। वर्करी बहुत सारी हवा को अपने नाक के थ्रू भर लेता है और काफी जोर से चिल्लाता है। इस शोर के अंदर हाकी को भी रिलीज किया जाता है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाती है। और इस हाकी को सुनते साथ ही बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स लुढ़क जाते हैं और लूफी के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इसकी बॉडी से बाहर निकलकर हवा में उड़ते हुए जाने लगते हैं, जिसे डोरी अपनी तलवार के जरिए रोक लेता है और लूफी दोबारा से अपने सभी बॉडी पार्ट्स को फिट कर लेता है। ये कैसी अजीब सी बॉडी है, तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। लूफी डोरी और ब्रॉगी को बताता है कि ये वर्करी है कौन, और वर्करी लूफी से कहने लगता है कि इससे पहले कि वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाए ये इसका सर चबा जाएगा। और वर्करी गोल गोल घूमने लगता है और अपने हॉर्न्स को नुकीली तलवारों में बदल देता है और लूफी पर हमला करने की कोशिश करता है। पर डोरी और ब्रॉगी अपनी शील्ड का यूज करके लूफी की जान बचा लेते हैं, जिस पर वर्करी इनसे पूछता है कि तुम लोग जानते भी हो क्या, तुम लोग किससे पंगा ले रहे हो? हमें मालूम है, हम अपने दोस्त की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अपनी शील्ड से वर्करी को धक्का देकर काफी दूर फेंक देते हैं। और तभी सैटर्न डोरी और ब्रॉगी से कहता है अगर तुम लोग लूफी के दोस्त हो तो तुम्हारा भी सफाया करना होगा, और अपने जहरीले पॉइजन से इन पर हमला करता है। दोस्तों ये जहरीला है, इसे टच मत करना। और लूफी एक पेड़ को उखाड़ता है और उसे एक बेसबॉल बैट में बदल देता है और अपनी इमेजिनेशन से एक पेंट के डब्बे से इसे रंग भी कर देता है और एक हेलमेट भी पहन लेता है और सैटर्न की आ रही इन पॉइजनस बॉल्स को अपने बैट से काफी जोर से घुमा के मारता है, बिल्कुल एक होम रन की तरह। और ये सारी बॉल्स सैटर्न और वर्करी की तरफ जाने लगती हैं और इसके एक्सप्लोजन की वजह से दोनों बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। ये क्या भाई, ये एक्सप्लोड हो गई? खैर डोरी ब्रॉगी चलो यहाँ से निकलते हैं, वो लोग इमोर्टल हैं, उन्हें इस हमले से कुछ नहीं होने वाला। क्यों मतलब वो इमोर्टल है? मुझे नहीं पता यार, फाइट के दौरान ये लोग बहुत बार रीजनरेट हो चुके हैं, हमने ऐसी किसी भी नस्ल के बारे में नहीं सुना है जो खुद को रीजनरेट कर सकती है। इसलिए यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। ऊपर लेबोफेस के ऊपर हमारे भगवान उसॉप सभी को मोटिवेट करते हैं थाउजेंड सनी को बाहर निकालने के लिए, जो कि इसके हमले की वजह से फंस चुकी है। हेलो जिम्बे, जल्दी आओ, हमें निकलना है। पर जिम्बे के शूज काफी स्लो उड़ रहे होते हैं, इसलिए इन्हें बंद करके भागते हुए नामी के पास निकल जाता है। इसके बाद हम एटलस, बोनी और कुमा को देखते हैं जो कि एक जायंट के साथ इनकी शिप की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। पर इन्हें रोकने के लिए 3 वाइस एडमिरल्स यहाँ पर आ जाते हैं जो कि बोनी को यहाँ पर पकड़ने के लिए आए थे। यहाँ पर सांची वेगापंक की डेड बॉडी को लेकर भाग रहा होता है, तभी इसे एक स्ट्रेंज सी फीलिंग महसूस होती है। लेबोफेस के कंट्रोल रूम के अंदर हम यॉर्क को देखते हैं जिसे हथकड़ियों में बंद करके रखा गया है और काफी ज्यादा शोर मचा रही होती है। काकू और स्टेसी भी यहीं पर होते हैं और तभी यॉर्क के सामने मार्स यहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तुम करो, रुक जाओ। वरुण कहाँ है जो कि वेगापंक के मैसेज में दिख रहा है? किजारू भी मरीन की शिप्स के ऊपर घायल पड़ा है। किजारू समा प्लीज हमें आपका इलाज करने दीजिए। नहीं बब्बुआ, मेरे जख्म बहुत ही ज्यादा गहरे हैं रे। शरीर की चोट तो ठीक हो जाती है पर इस दिल की चोट का क्या करे रे बाबा। और यहाँ पर वो एंशिएंट रोबोट एमोथ जॉय बॉय का नाम लेकर खड़ा हो चुका है। इसे मूव करता हुआ देखकर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है और ये जायंट्स से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है और किसी भी हमले से इम्यून होता है और सॉरी जॉय बॉय बोलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर सेंट ईथन बैरन सभी पैसिफिस्तास को मारता जा रहा है और इन सभी पैसिफिस्तास के हार जाने की वजह से नेवी को एक मौका मिल जाता है आइलैंड पर चारों तरफ से हमला करने का और पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने का। लूफी के क्रू को इस आइलैंड से बाहर जाने से रोकना और ज्वेलरी बोनी को भी यहाँ से बाहर जाने से रोकना। और क्योंकि बोनी अभी सिर्फ 12 सालों की है और इसके पास इन सभी पैसिफिस्तास का रिमोट कंट्रोल है और जब चाहे एक पूरी कंट्री तक को तबाह कर सकती है। ये बात सोचते ही ईथन बैरन का दिमाग खराब हो जाता है और वेगापंक पर गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर 3 वाइस एडमिरल्स बोनी और इन सभी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। इनमें से एक वाइस एडमिरल फ्रैंकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन फ्रैंकी अपने स्ट्रॉन्ग पंच का यूज करके इसे नीचे गिरा देता है। पर बोनी इसके हमले को डॉज करके अपने डेविल फ्रूट की ताकत से इस वाइस एडमिरल को एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म करके इसकी बैंड बजा देती है और इसे रोकने के लिए एक वाइस एडमिरल यहाँ पर आ जाता है। पर तभी एटलस इस पर अटैक कर देती है अल्ट्रा माइटी पंच और इसे दूर फेंक देती है। पर इसके बावजूद ये लोग हार नहीं मानते हैं और दोबारा से खड़े हो जाते हैं इन सभी को रोकने के लिए। ये क्या लूफी और उसके साथी यहाँ पर नहीं आए अभी तक? छुटकी कानू ये सारा कुछ पहला क्लियर करना पड़ेगा, उन्हें देते पहुंचड़ तो पहला। लेबोफेस के अंदर सेंट मार्कस यॉर्क के सामने आ जाता है। मुझे मत खाना, मैं टेस्टी नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत खाना। पर सेंट मार्स अपनी हाकी का यूज करके इसकी हथकड़ियों को खोल देता है और यॉर्क को भी समझ में आ जाता है कि ये 5 एल्डर्स में से एक है। सेंट मार्स इसे अपने मुंह में भर लेता है और यहाँ से उड़कर निकल जाता है और वेगापंक का मैसेज जो कि बहुत ही जल्द टेलीकास्ट होने वाला है, इसे बस 4 मिनट बचे हैं टेलीकास्ट होने के लिए। वेगापंक अपनी चाय पी रहा होता है। वेगापंक सर जी अब बस 4 मिनट बचे हैं। हाँ मैं जानता हूँ। यॉर्क सेंट मार्स को उसे रूम में लेकर आ जाती है जहाँ पर वो मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होगा और इससे पहले कि यॉर्क कुछ और बता पाती सेंट मार्स उस पूरे रूम को ब्लास्ट कर देता है। हे रुक जा, ऐसा मत करो, वो मैसेज अभी तक टेलीकास्ट हो रहा है, वो अभी तक रुका नहीं। अगर मैं स्टेला होती तो मैं ट्रांसपोर्टर स्नेल को किसी दूसरी जगह में ही छुपा कर रखती, भूल कर भी इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर जहाँ पर वेपन्स हैं और पहला फ्लोर जहाँ पर पावर प्लांट है और बिल्डिंग C का 3rd फ्लोर जहाँ
यहाँ पर हाई प्रेशर गैस सिलेंडर्स रखे हुए हैं, उन्हें भूल कर भी डिस्ट्रॉय मत कर देना, क्योंकि अगर एक भी तबाह हो गया तो पूरी लैब ही तबाह हो जाएगी और साथ साथ सभी पंक रिकॉर्ड्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तुम एक सोच कर बता दो हमें क्या करना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं इस ब्रॉडकास्ट को बंद कर दूंगी, क्योंकि अगर उस वेगा पंक ने कोई और भी क्राइम कर दिया तो सरकार मुझे छोड़ेगी नहीं। तुम सब लोग मुझे भी एक क्रिमिनल ही समझोगे। तभी सेंट मार्स एक स्ट्रेंज वॉइस को डिटेक्ट करता है जो कि किसी स्मॉल क्रिएचर से आ रही होती है। एक सेकंड, हो सकता है ये पंक रिकॉर्ड के अंदर रखे गए ट्रांसपोर्टर स्नेल से आ रही होगी, जो कि अभी रिसेंटली ही डेवलप हुआ है और वो कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या भाई? ओ शिट, गलत मत समझना भाई। इसके बाद उसकी लोकेशन को गाइड करने के लिए मार्स यॉर्क को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके जाने के बाद स्टसी राहत की सांस लेती है और काकू इससे पूछता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है क्या ये मॉन्स्टर क्या हो सकता है? मुझे लगता है ये 5 एल्डर्स में से एक है। क्या तुम्हारे साथियों ने भी तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया है कि स्टसी? नहीं, यहाँ पर रुकने का फैसला मेरा था, क्योंकि किसी को तो फाइनल मिशन को पूरा करना होगा। और जब स्ट्रॉ हेड्स को पता चलता है कि ये लोग स्टसी को पीछे ही छोड़कर जा रहे हैं तो ये लोग उदास हो जाते हैं। पर एडिसन इन्हें बताता है कि बैरियर्स को उसी समय पर डाउन करना होगा जिस मोमेंट पर इनकी शिप्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, और फ्रंटियर डोम के बैरियर को सिर्फ कंट्रोल रूम से ही डीएक्टिवेट किया जा सकता है, इसलिए किसी को तो वहाँ पर रुकना ही था। और इस काम को करने के लिए स्टसी ने ही पीछे रुकने का फैसला किया था। पर मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। पर बिना वेगा फोर्स 1 के ये सभी लोग यहाँ से ज्यादा दूर तक उड़कर नहीं जा सकते हैं। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये शिप यहाँ से निकलते ही सीधा नीचे धड़ाम से जाकर गिर जाएगी। हे दोस्तों, कॉप्टी बस्ट तैयार है, अब हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे ही जिम्बे और जोरो यहाँ पर आते हैं हम उसका यूज करके यहाँ से निकल सकते हैं। पर उस एक गड़बड़ हो चुकी है, हमें कोबडी बर्स्ट से भी ज्यादा बड़ी एक चीज चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। तुम सभी लोग हमेशा ऐसे ही करते हो, लगता नहीं कि मैं समुद्र देख पाऊंगा। अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ, शुक्रिया। और एडिसन बताता है कि मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि शिप सीधा पानी के अंदर ही लैंड करे, वो भी सही सलामत। मुझ पर भरोसा रखना। और ऐसा बोलकर एडिसन यहाँ से निकल जाता है सीधा बैरियर की तरफ। पर लिलिथ एडिसन को रोकने के लिए इसके पीछे जाती है, पर एडिसन इनसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। एस्टिमेटेड डैमेज मुझ पर 78% डैमेज हो जाएगा जैसे ही मैं उस बैरियर से टकरा जाऊंगा, पर ये मुझे मारने के लिए इनफ नहीं। कोई बात नहीं, देखते हैं। और एडिसन सीधा बैरियर से जाकर टकरा जाता है और एडिसन के इस सेक्रीफाइस को देखकर लिलिथ रोने लगती है।